दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारा हिंदी समाचार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आज तारीख 12 जून 2020 और क्या क्या दिन भर की बड़ी बड़ी खबर घटी है यहाँ पर हम देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बार यहाँ पर कोरोना की बीमारी पर यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं कि अब तक यहाँ पर क्या क्या हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अब तक 2,57,205 केस यहाँ पर दर्ज हो चुके हैं। उनमें से 8,400 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और साथ ही यहाँ पर 1,46,238 लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। तो यहाँ पर आगे हम वीडियो में देखने वाले ये बड़ी खबर। यहाँ पर देश में कोरोना से मौत का टूटा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में 357 लोगों ने गंवाई है जान। अमेरिका में 3 कंपनियां कोरोना वैक्सीन के बनाने के करीब है, जल्द ही शुरू होगा एडवांस क्लिनिकल ट्रायल। अगली बड़ी खबर यहाँ पर देखने वाले, अब जीएसटी के दायरे में होगा कंपनियों द्वारा निर्देशकों को किया जाने वाला भुगतान। और अगली बड़ी खबर देखने वाले है, बेचैन पड़ोसी वाला भारत से बातचीत के जरिए अपनी भूमि हासिल करेगा नेपाल। दोस्तों हर खबर को पूरी जानने के लिए वीडियो को बने रहिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बड़ी खबर यहाँ पर देखते हैं। देश में कोरोना से मौत का टूटा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में 357 लोगों ने गंवाई है जान। कोरोना से मरने वाले के आंकड़े में ज़बरदस्त उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में 357 लोग कोरोना से जंग हार गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 9,996 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,86,579 हो गया है। ये जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर अब तक 8,102 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अब तक यहाँ पर 1,41,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि देश में एक्टिव केस का आंकड़ा यहाँ पर 1,37,448 है। और साथ ही यहाँ पर जान लेते हैं कि हर कंट्री में यहाँ पर हर राज्य में कितने यहाँ पर बीमारी है और कितने कितने लोगों ने यहाँ पर अब तक जान गंवाई है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में अब तक 3,590 लोगों ने यहाँ पर जान गंवाई है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 1,385 लोगों ने जान गंवाई है। दिल्ली में यहाँ पर 1,085 लोगों ने यहाँ पर जान गंवाई है। वेस्ट बंगाल में 442 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर 431 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर देखते हैं कि उद्योग जगत को पीएम मोदी का मंत्र, लोकल के लिए वोकल होना जरूरी, स्वदेशी को अवसर बनाए। कोरोना को वायरस के महासंकट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआती बंगाली भाषा में की है। यह कार्यक्रम कोलकाता में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा है कि 95 साल से आईसीसी देश की सेवा कर रहा है। पीएम बोले कि आज के वक्त में देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। दूसरे देशों में पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। आत्मनिर्भर को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज जो चीज़ें हम विदेश से मंगवाती है, हम विचार करना चाहिए कि वो हमारे देश में कैसे बने और फिर कैसे हम उसका निर्यात करें। पीएम ने कहा है कि यही वक्त है कि लोकल के लिए वोकल हुआ जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया गया है, अब उन्हें ज़मीन पर उतारा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज कोई भी कंपनी सीधे पीएफओ तक अपने सामान या प्रपोजल को पहुंचा सकते हैं। लोगों को जीईएम से जुड़ना होगा ताकि देशी कंपनियों का सामान सरकार भी खरीदे। अगली बड़ी खबर यहाँ पर देखते हैं कि जानिए फिक्स डिपॉजिट पर कौन सा बैंक दे रहा है कितना ब्याज दर, तुलना कर चुने अपना बेहतर बैंक। तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट पर अभी भी देश में काफ़ी लोकप्रिय निवेश स्कीम बनी हुई है। कम जोखिम वाला और गारंटेड रिटर्न देने वाला यह निवेश विकल्प खासकर सीनियर सिटीजन्स के बीच खास लोकप्रिय है। हालांकि कोरोना वायरस के महामारी के इस दौर में कई प्रमुख बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों के कम किया है, फिर भी कई बैंक ने ऐसे हैं जो अपनी एफडी पर काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की जमा पर कौन से बैंक सबसे अधिक रिटर्न दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि डीसीबी बैंक। यह बैंक 6 महीने से अधिक से 1 साल से कम की एफडी पर यहाँ पर 6.6 से 6.75%, 1 साल से अधिक और 2 साल के कम से एफडी पर 6.9% से 7.25% दे रहा है। 2 साल से अधिक और 3 साल से कम एफडी पर 7.2% दे रहा है। 3 साल से अधिक और 5 साल से कम एफडी पर 7.35% दे रहा है। 5 साल से अधिक और इससे अधिक एफडी पर 7.35% ब्याज दर ये डीसीबी बैंक दे रहा है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर अमेरिका में 3 कंपनियों कोरोना की वैक्सीन के बनाने के करीब है, जल्द ही शुरू होगा एडवांस क्लिनिकल ट्रायल। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फॉको ने कहा है कि सरकार 3 कोरोना वायरस के टीकों का अध्ययन करेगी और इसके लिए फंड जारी करेगी। उन्होंने CNN से कहा है कि कोरोना वायरस के टीके का विकास अच्छे
तरीके से हो रहा है और इसे उम्मीद है कि गर्मियों की शुरुआत तक ये ज़्यादा टीका एडवांस क्लिनिकल ट्रायल होने लगेगा। उन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर कोरोना वायरस के टीके के लिए यह अच्छी खबर है। 3 कंपनियों का टीका अलग अलग चरण में है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडर्ना के टीके का तीसरा चरण का ट्रायल जुलाई में किया जाएगा। आमतौर पर इस चरण में 10,000 लोगों इस पर बात का परीक्षण किया जाता है टीका सुरक्षित और प्रभावशाली है या नहीं। इसके बाद ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का अगस्त और जॉनसन एंड जॉनसन के टीके का सितंबर में परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि टीके का उत्पादन इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, चीन में हो रहा है धार्मिक अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों, ईसाइयों और तिब्बती बौद्धों का दमन। जानिए क्या कहती है रिपोर्ट। अमेरिका में कहा गया है कि चीन अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन कर रहा है। चीन में जिन समुदायों का दमन किया जा रहा है उनमें शिनजियांग में रहने वाले उइगर मुस्लिम, ईसाई, तिब्बत में रहने वाले बौद्ध और फाल्गुन में गोम के अनुयायी शामिल है। अमेरिका के विशेष मंत्रालय की धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी होने वाली सालाना रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इस रिपोर्ट में दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर विचार व्यक्त किए जाते हैं। विभिन्न देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति का उल्लेख भी किया जाता है। अगली बड़ी खबर पर मदद के ऑफर पर भारत ने इमरान को दिखा आईना, कहा हमारा कोरोना पैकेज तुम्हारी GDP से ज़्यादा। भारत ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उनकी हैसियत बता दी। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के बीच भारत के लोगों को आर्थिक मदद की बड़बोली पेश की थी। उन्होंने कहा था कि मदद के तौर पर भारत के साथ अपने सफल कैश ट्रांजैक्शन प्रोग्राम साझा करने को तैयार हो। इस ऑफर पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ऐसा करारा जवाब दिया जो इमरान खान को आजीवन नहीं भूलेगा। श्रीवास्तव ने कहा है कि इमरान खान को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान विदेशी कर्ज में गले तक डूबा हुआ है। पाकिस्तान की GDP के बराबर तो भारत ने कोरोना पैकेज की घोषणा कर दिया है। अनुराग का कहना है कि पाकिस्तान यह सच्चाई याद रखनी चाहिए कि उसने अपनी GDP के 90% के बराबर विदेश कर्ज ले रखा है। जहां तक भारत की बात है तो हमारा प्रोत्साहन पैकेज की पाकिस्तान की GDP के बराबर है। वैसे भी पाकिस्तान अपने लोगों की मदद करने के बजाय बाहरी बैंकों में कैश ट्रांजैक्शन के लिए जाना जाता है। वैसे पाकिस्तान को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस मुल्क के PM है उसकी अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और चीन जैसे देशों की मदद से क्रम पर चल रही है। अगली बड़ी खबर, रेलवे टिकट की बुकिंग में माननीयों की नहीं चलेगी मनमानी, कैंसिल नहीं कराया तो खुद करना होगा भुगतान। ट्रेनों में यात्रा करने के लिए टिकट बुकिंग कराने के मामले में मनमानी करने वाले सांसदों पर सचिवालय ने अंकुश लगाने का फैसला किया है। रेलवे टिकट बुकिंग के बावजूद यात्रा न करने और टिकट को कैंसिल न कराना अब उन्हें भारी पड़ेगा। राज्यसभा के सचिवालय मुताबिक कुछ सांसद एक ही दिन एक ही समय पर कई ट्रेनों में यात्रा करने के लिए अलग अलग स्टेशनों से विभिन्न गंतव्यों के लिए टिकट रिजर्वेशन की एडवांस बुकिंग करा लेते हैं, लेकिन यात्रा किसी एक ट्रेन में अथवा एक ही गंतव्य की करते हैं या छोड़ देते हैं। लेकिन ट्रेनों की बुक टिकटों के कैंसिल न होने की वजह से रेलवे उन बुक टिकटों की वसूलों का दावा राज्यसभा सचिवालय से करता है। सचिवालय ने अपने सांसदों से आग्रह किया है कि वे जिन टिकटों पर ट्रेन से एडवांस बुकिंग के बावजूद यात्रा न करें उसे समय में सही कैंसिल करा जा सके, जिससे राज्यसभा बजट पर पड़ने वाला बेवजह के बोझ बचा जा सकता है। इसके साथ ही दूसरे लोगों को यात्रा के लिए एक वैकल्पिक टिकट मिल सकेगा, लेकिन टिकट बुक कराने के बावजूद उस पर यात्रा न करने और समय से उस टिकट को कैंसिल न कराए जाने से उस पर बोझा बन जाता है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, अब GST के दायरे में होगा कंपनियों द्वारा निर्देशकों को किया जाने वाला भुगतान। कंपनियों के निर्देशकों को पेशेवर शुल्क और पारिश्रमिक के तौर पर किया जाने वाला भुगतान अब वस्तु एवं सेवा कर GST के दायरे में होगा। सरकार संग्रह के बढ़ाने के लिए ट्रांजैक्शन सिस्टम की खामियों को दूर करने में जुटी हुई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि कंपनियों द्वारा स्वतंत्र निर्देशकों या गैर कार्यकारी निर्देशकों को किया जाने वाला भुगतान GST के लागू दर से अधीन होगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली लॉकडाउन के बारे में। दिल्ली में बिगड़ रहे हालात, फिर लागू हो सकता है लॉकडाउन। राजधानी दिल्ली में कोरोना के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। बुधवार की ही बात की जाए तो यहाँ एक दिन में कोरोना को लेकर अब तक की सबसे ज़्यादा मौत का आंकड़ा सामने आ गया है। पहले यहाँ पर 500-600 मरीज औसतन रोज़ बढ़ रहे थे, वही अब यहाँ पर 1000 से कम नहीं हो रहा है। बुधवार को ही यहाँ पर 1500 से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। ऐसी आपात स्थिति में कोरोना को लेकर जहाँ दिल्ली सरकार भी चिंतित दिखाई दे रही है, वही अब इस बात पर भी चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि यहाँ पर
एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन किया जा सकता है। हालात में सुधार नहीं हुआ तो यहाँ दिल्ली में एक बार लॉकडाउन 6 देखने को जल्दी मिल सकता है। राजधानी में कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए यहाँ फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अमित शाह से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्री से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में है। बेचैन पड़ोसी बोला, भारत से बातचीत के जरिए अपनी भूमि हासिल करेगा नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि उनकी सरकार राजनयिक प्रयासों और ऐतिहासिक तथ्यों तथा दस्तावेजों के आधार पर संवाद के जरिए कालापानी मुद्दे का समाधान तलाश करेगी। ओली ने बुधवार को संसद में एक सवाल के जवाब में कहा है कि हम बातचीत के जरिए भारत द्वारा कब्जाई गई जमीन वापस करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि भारत ने कालापानी में सेना तैनात करके नेपाली क्षेत्र में काली मंदिर, एक कृत्रिम काली नदी का निर्माण और अतिक्रमण किया। काली नदी दोनों देशों के बीच सीमा के परिभाषित करती है। ओली नदी यह दावा दोनों देशों के दरमियान चल रहे सीमा विवाद के बीच किया गया है। नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा को अपने क्षेत्र में दिखाते हुए राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिस पर भारत ने सख्त लहजे में नेपाल की किसी भी तरह के कृत्रिम विस्तार से बचने की सलाह दी। अगली बड़ी खबर, किसानों को मोदी सरकार की बड़ी राहत, लोन चुकाने की अवधि बढ़ी, फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। देश के लाखों किसानों को मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने धान खरीफ 14 खरीफ फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने और साथ ही 3 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि बता दी है। इसके अलावा सरकार ने एक देश एक बाजार नीति को भी मंजूरी दे दी है। इससे किसान देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकेंगे। पहले किसानों को अपनी फसल केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी के मंडियों में ही बेचने की बाध्यता थी, लेकिन अब यह बाध्यता खत्म हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि कृषि मंडी के बाहर किसान की उपज की खरीद बिक्री पर किसी भी सरकार का कोई टैक्स नहीं होगा। ओपन मार्केट होने से प्रतिस्पर्धी बढ़ेगी और इसमें किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जिस व्यक्ति के पास पैन कार्ड होगा वह किसान के उत्पाद खरीद सकता है। कई तरह के प्रतिबंधों के कारण किसानों को अपने उत्पाद बेचने में काफ़ी दिक्कत आती थी। दोस्तों, ऐसे ही देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलती रहेंगी। धन्यवाद।